हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडेमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम करते हैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स। आज 16 फरवरी का करंट अफेयर्स हम करेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसके अलावा कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगता है। कोई सजेशन हो तो वो जरूर दें, ताकि चीजों को और बेहतर आपके मुताबिक बनाया जा सके। ठीक है। एकेडेमिया क्लासेज पे PYQ की सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें एसएससी के को आपके साथ डिस्कस किया जाता है। ना सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, बल्कि उनसे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, वो भी आपसे डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखें। इसके अलावा एंड स्क्रीन के अंदर भी आपको सजेशन शो हो जाता है, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। ओके। आज के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे अपनी पहली हेडिंग से, और पहली हेडिंग है हमारी 11वां अंतरराष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11वां अंतरराष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो आपको पता रखना है, पश्चिम बंगाल में ये मनाया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में। ओके। कब से कब तक? 14 फेब को इसका उद्घाटन हुआ और 28 फरवरी तक ये चलेगा। पश्चिम बंगाल की 3 जगह आपको ध्यान रखनी है जहां पे ये मनाया जा रहा है। पहली जगह है कूच बिहार, कूच बिहार। सेकंड है दार्जिलिंग, इंपॉर्टेंट जगह है मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल के अंदर इन तीनों जगहों पे ये टाइम टाइम से, मतलब में बारी बारी से मनाया जाएगा। ओके। 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये आयोजन हो रहा है? तो भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आयोजन करवाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ओके। फिर इस आयोजन की राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 2015 से, ये मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है। इसका जो इस बार का 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव था, इसका जो उद्घाटन किया वो किया पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़, है ना, जगदीप धनखड़। ये है पश्चिम बंगाल के गवर्नर। ओके। फिर बात करेंगे, भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल खुला है, जिसका नाम है सागरिका। नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। ये टर्मिनल है कहां पे? कोच्चि बंदरगाह पे इसकी शुरुआत हुई, कोच्चि बंदरगाह पे। ठीक है। इसके निर्माण में जो खर्च आया, इसके निर्माण में कुल खर्च आया 25.72 करोड़ रुपए का, यानी 25 करोड़ और 72 लाख रुपए का इसके निर्माण में खर्च आया। तो ये भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। इसका नाम है सागरिका, कोच्चि बंदरगाह पर यह बना है। कोच्चि से आपको कुछ याद आया? कोच्चि से मैंगलोर तक, कोच्चि से मैंगलोर तक एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बनी है, जिसका कितने किलोमीटर है? वो 450 किलोमीटर लंबी एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। और कौन सी कंपनी के द्वारा? गेल के द्वारा, है ना, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। चलिए बताइए, गेल के प्रमुख कौन है? वो आपको बता चुका हूं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि गेल के प्रमुख इस वक्त कौन है। ओके। अगली बात करेंगे चित्तौरा झील। असल में ये चित्तौरा नहीं है, ये है चित्तौरा, चित्तौरा झील। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आज यानी 16 फेब को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री शिलान्यास रखेंगे, इसकी आधारशिला का मतलब में उद्घाटन किया जाएगा, इसके आसपास के एरिया का विकास करवाया जाएगा। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे बनेगा एक तो महाराजा महाराजा सुहेलदेव, सुहेलदेव स्मारक, और इसके अलावा चित्तौरा जो लेक है उसके आसपास के एरिया को विकसित किया जाएगा। इन दोनों को कहां पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है बहराइच,
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास का काम शुरू किया जाएगा और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16 फेब को। ओके, उत्तर प्रदेश की महाराजा सुहेलदेव के ऊपर एक बुक है, आपको पता रखनी है, इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है इनके नाम आने के बाद। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। और ये बुक लिखी किसने, लेखक कौन है इसके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है इंडिया के अमीश त्रिपाठी। इन्होंने ये बुक लिखी है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव के जीवनी पर। ओके, तो ये बात आपको पता रखनी है, इंपोर्टेंट चीजें मैंने आपको सारी बता दी हैं। फिर बात करेंगे डिकेंसोनिया के जीवाश्म। ये डिकेंसोनिया क्या है, अभी जीवाश्म मिले हैं इसके। पहली बात कहाँ पे मिले, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ये क्या है, ये 550 मिलियन वर्ष पुराना किसी जानवर का जीवाश्म है, जानवर का जीवाश्म। इसका नाम क्या है, डिकिंसोनिया, है ना, जीवाश्म। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डिकिंसोनिया के जीवाश्म कहाँ पे मिले हैं, तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स में मिले हैं। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये यूनेस्को के विश्व मिलित है, विश्व विरासत सूची, इसमें भी ये सम्मिलित है। तो इंपॉर्टेंट है भीमबेटका, आपको ध्यान रखना है। डिकिंसोनिया इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष पुराना जानवर है, तो 550 मिलियन वर्ष पुराने जानवर के जीवाश्म पाए गए हैं। ओके, अगली बात करेंगे, अगली हेडिंग है हमारी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को। देखिए ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल जो कैंसर डे मनाया जाता है वो तो हम सब जानते हैं कि 4 फेब को मनाया जाता है, लेकिन ये इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है और ये मनाया जाता है 15 फेब को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की प्रतिमा बनेगी कहाँ पे, तो अभी मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये घोषणा की कि मध्य प्रदेश के विदिशा में, कहां पर, विदिशा में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की क्या की जाएगी, प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और विदिशा में क्यों की जाएगी, क्योंकि जो सुषमा स्वराज जी थी वो विदिशा से लोकसभा सांसद थी। ओके, इतनी बात आपको पता रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। और भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर बनेगा कहां पे, वो बनेगा चंडीगढ़ में। तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर कहाँ बनेगा, चंडीगढ़ में। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये फिलहाल भारत सरकार द्वारा ट्रायल के तौर पे बनाया जाएगा, एक ट्रायल के हिसाब से। सबसे बड़ा है तो कैसे है सबसे बड़ा, ये करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र की, आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र की हवा को क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा, है ना, उसको शुद्ध करने की कोशिश करेगा, प्यूरिफाई करेगा। ओके, 1 किलोमीटर, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्यूरिफायर ये होगा। इसके अलावा ये और क्या बताएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि जिस एरिया में ये लगा हुआ है वहां की क्वालिटी किस लेवल की है, ये भी ये दर्शाएगा। ये चलेगा किससे, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, यानी लाइट से चलेगा, है ना। तो ये कहाँ लगाया गया है, चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ कहाँ की राजधानी है, चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा की भी और पंजाब की भी। इसके अलावा चंडीगढ़ क्या है, एक खुद अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं उनका नाम मुझे आप बताइए। ओके, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है इस समय, ठीक है। अगली बात करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI, ये भी चर्चाओं में बना हुआ है, क्यों, तो देखिए पहली बात, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI है, ये एक वैधानिक निकाय, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, वैधानिक निकाय है। और वैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो संसद में कानून पारित करने के बाद, बिल पारित करने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। तो जिस बॉडी की संसदीय कानून के तहत स्थापना होती है उसे हम कहते हैं वैधानिक निकाय।
ये हो गई। ये चर्चाओं में क्यों है? दरअसल अभी इसका नाम बदलने की कोशिश हो रही है, नाम बदलने की चर्चा हो रही है। और नाम क्या रखा जाने का इरादा है? नाम रखा जाने का इरादा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये इसका नाम रखा जाने का इरादा है। इसलिए ये चर्चा में हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट हेडिंग की। जो 2 दिवसीय भारत दौरे पर है आलोक शर्मा। ये आलोक शर्मा जो आपको पिक में नजर आ रहे हैं, ये कौन है? देखिए 26वां जो संयुक्त राष्ट्र यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये होने वाला है कहां पे? ये होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो। जगह का नाम ध्यान रहेगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और इसको हम कहते हैं, जो हमने कहा यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसको हम कोप 26 भी कह सकते हैं, सॉरी कोप 26। तो अगर एग्जाम में पूछे कि कोप 26 कहाँ होगा, तो ये ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में। और इसका दूसरा नाम है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री आलोक शर्मा। और ये नाम भारतीय आपको लग रहा है, लेकिन ये भारत के नहीं है, ये है यूके के। ओके, आलोक शर्मा इसके अध्यक्ष हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के संबंध में ही अभी 2 दिवस के लिए भारत के दौरे पर हैं। तो अभी हाईलाइटेड नाम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको तो आपको रट लेना है। फिर बात करते हैं अंडर 14 यूनिवर्सल टेनिस रैंकिंग की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो नंबर 1 प्लेयर है, विश्व का नंबर 1 प्लेयर, वो है मानस धामने। और मानस धामने हैं पुणे के, यानी भारत के हमारे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रैंकिंग होती है, इनमें 100 में से नंबर दिए जाते हैं, यानी तो। और मानस धामने का जो रैंकिंग है, उनको उनके जो पॉइंट है 11.36 है, कितने में से? 16 में से। और ये इस समय विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है अंडर 14 में, यानी 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों में। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता रखनी है मानस धामने के बारे में। कहां से बिलोंग करते हैं? पुणे से बिलोंग करते हैं। अगली बात करेंगे अगली हेडिंग की हमारी, और वो क्या है? तो हम देखते हैं 100 अंतरराष्ट्रीय T20 जीतने वाली, ध्यान रखना है, जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। कौन सी? पाकिस्तान की टीम। और उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की अभी दक्षिण अफ्रीका को कितने? 4 विकेट से हराकर, 4 विकेट से हराकर उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली टीम है विश्व की जिसने 100 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच जीते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर पता होना चाहिए। पाकिस्तान की बात की थी हमने कल, इस्लामाबाद राजधानी है, राष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ के आरिफ अलवी, और इमरान खान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, है ना। कौन सी मिसाइल का इन्होंने वो किया था, प्रशिक्षण किया था? तो बाबर मिसाइल का प्रशिक्षण किया था, बाबर क्रूज मिसाइल का, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल थी। तो चीजें आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपको सारे माइंड में आ जाने चाहिए। फिर बात करते हैं पेपरलेस बजट की। देखिए अभी 1 फरवरी को जो हमारा बजट पेश हुआ था, भारत सरकार का केंद्रीय बजट, आम बजट, जो आजकल कुछ खास लोगों के लिए बनाया जाने लगा है। तो हमारा जो आम बजट है, ये कैसा था? फर्स्ट एवर डिजिटल बजट था, यानी पहली बार डिजिटली पेश किया गया था, एक एक टेबलेट के जरिए, एक आईपैड के जरिए, ना कि पेपरों में। तो ये हमारे भारत का पहला पेपरलेस बजट था। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट के बाद में अब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला है? तो भारत में उत्तर प्रदेश का अगर सब कुछ ठीक चला तो 18 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी उत्तर प्रदेश के लिए, और वो हो सकता है पेपरलेस बजट। अभी ये घोषणा हुई है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना बजट है वो पेपरलेस
बनाने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है भारत का जो पहला राज्य हो पेपरलेस बजट पेश करने वाला वो उत्तर प्रदेश हो। ओके, अगली बात करेंगे और वो है वोल्वो कार्स इंडिया के एमडी। नए एमडी बने हैं वोल्वो कार्स इंडिया के ज्योति मल्होत्रा। यहाँ पे पिक में आपको नजर आ रहे हैं, ये है ज्योति मल्होत्रा। उसके बाद बात करते हैं टाटा स्टार बक्स की। टाटा स्टार बक्स के सीईओ बने हैं कौन? सुशांत दास, इनको बनाया गया है टाटा स्टार बक्स के नए सीईओ। ओके, फिर बात करें अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग की, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ, ये बात आपको पता रखनी है। पहली बार किसी महिला को यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का सीईओ बनाया गया है और ये पिक में आपको नजर आ रही होगी, इनका नाम है सुजैन क्लार्क। तो आपको भूलना नहीं है, आगे आने वाले एग्जाम्स में किसी ना किसी में जरूर पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं डार्विन दिवस की। डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। क्या होता है? प्रमुख महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म दिवस होता है। चार्ल्स डार्विन का क्या होता है? जन्म दिवस होता है 12 फरवरी को। कहाँ के थे चार्ल्स डार्विन? ये थे इंग्लैंड के। ओके, इसके अलावा बात करें तो इन्होंने दुनिया की यात्रा की थी एक जहाज में बैठकर। उस जहाज का नाम हो सकता है पूछ ले कभी, तो HMS बीगल उसका नाम था। जहाज का नाम बता रहा हूं मैं, उन्होंने दुनिया की यात्रा की थी। ओके, फिर इस बार 2021 में उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो 212वीं जयंती उनकी मनाई गई। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बुक है चार्ल्स डार्विन की बहुत इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये बुक है इनकी चार्ल्स डार्विन की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार है और कई बार आने वाले एग्जाम्स में और पूछी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने थ्योरी क्या दी थी? इवोल्यूशन थ्योरी दी थी इन्होंने। जैसे ये बताया जाता है ना कि जो होमोसेपियन से पहले कहीं ना कहीं बंदर हुआ करते थे, उसके बाद वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए। तो ये जो इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे विश्व यूनानी दिवस की। 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। और किसके जन्म दिवस होता है ये जन्म दिवस होता है हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान का जन्म दिवस ये होता है और 11 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। इतनी बात पता होनी चाहिए आपको। तो ये था हमारा आज का सेशन। बताइएगा जरूर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। एक दो क्वेश्चंस किए जाते हैं आपसे, उनके आंसर दें। दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि बेहतर कंटेंट अच्छे लोगों तक और सभी लोगों तक पहुंच पाए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। फेसबुक पे आप हमें ढूंढेंगे तो एकेडमिया क्लासेस के नाम से हमारा फेसबुक ग्रुप है। टेलीग्राम पे आपको हर सेशन की PDF मिल जाती है, एकेडमिया क्लासेस के नाम से हम आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। तो सेशन कैसा रहा? अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करें और देखते रहें, बने रहें एकेडमिया क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।